Okay, good morning, students. So today we have a very special guest with us, Mr. Ashish Kumar. Please welcome him with a big round of applause. So, as you all know, HCS final result has been declared last week, and around 150 students has cleared that exam, and Mr. Ashish has also cleared this exam with the post of BDPO. So this is a great honor for us that he is with us. So first of all, Ashish, I congratulate you. Thank you. And this is a small token of honor from our side. Please. आप सबको पता है जैसे सिविल सर्विसेज जो है ये एक काफ़ी लंबी जर्नी है एंड फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. अभी तक आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा बिकॉज आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स ने अभी स्टार्ट किया है बट हर स्टूडेंट की जो है जर्नी डिफरेंट होती है, राइट? बिकॉज सबकी लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, राइट? और फैक्टर्स जो कि आपकी सक्सेस के पीछे हैं वो डिफरेंट रहते हैं. तो सबकी जर्नी डिफरेंट है, लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन होती है वो है हार्ड वर्क. मेहनत तो करनी ही पड़ेगी तभी आपको सक्सेस मिलेगी. तो हर स्टूडेंट जब इस सीट पे बैठा होता है तो उसका ही सपना होता है कि कुछ टाइम बाद वो इस सीट पे आ जाए. और इस तरह से जब कोई शख्स आपके सामने जिसने ये गोल अचीव किया हो और आपसे बात करे तो आपको एक होप और एक कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. और वो जो एक मोटिवेशन है और एक जो होप है वही आपकी तैयारी में काम आएगी, राइट? सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज आज हम आशीष को सुनेंगे. सो आशीष, नाउ द स्टेज इज योर्स. और आपने अपनी स्ट्रेटजी और आपके जो बीच में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो आपने डिस्कस करने हैं. आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो अपने बाद में क्लास इस सेशन के बाद आपने इनसे पूछ लेना है. पहले हम कोशिश करेंगे कि जो इनके जो लर्निंग है, जो इनका एक्सपीरियंस है वो आपसे पहले शेयर करें, राइट? Hello everyone. Hello, first of all, very good morning to all of you. And हाँ, तो शुरू करते हैं. मतलब सबसे पहले अभी आप अपीयर हो रहे हो इस साल के एग्जाम में? yes, सभी sir. और बेसिकली यूपीएससी या एचएएस बेसिकली दोनों में अपीयर हो रहे हो ना? तो पहले तो इसको लेक्चर की तरह मत लीजिएगा बिल्कुल भी, बिकॉज मैं भी आप लोगों में से ही निकला हूँ और अभी भी वही हूँ. आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट राइट नाउ. तो इसको लेक्चर की तरह बिल्कुल भी नहीं लेना. और इसके अलावा शुरू करते हैं कि अगर आप सब लोग इजाज़त दें कि मैं अपने प्रिपरेटरी फेज को बताऊं तो आई कैन गो थ्रू. सर बोलने की वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, बी इट इनफॉर्मल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि यूपीएससी या मतलब कोई भी एक स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जैसे आपका एचएएस हो गया या मेरा एचसीएस था, तो उसके लिए एक क्लियर गोल होना बड़ा जरूरी है. बिकॉज सबसे पहले आप खुद से मतलब एक होनेस्ट होना जरूरी है कि आप करना क्यों चाहते हो. वो रीजन बहुत क्लियर होना जरूरी है. और आई होप कि आप लोग कितना टाइम, मतलब मिनिमम कितना समय हो गया यहाँ पे बच्चे जो बैठे तैयारी कर रहे हैं? 6 months हो ही गए हैं ना? तो मतलब मेरे ख्याल से वो सबके माइंड में क्लियर होगा कि क्यों करना चाह रहे हैं, सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाह रहे हैं. पैसा तो हर एक फील्ड में है, मोस्टली इंजीनियर्स भी होंगे यहाँ पे, तो पैसा तो आईटी में भी है, अपने अपने कोर ब्रांचेस में भी है, बट सिविल सर्विसेज क्यों करना चाह रहे हैं, एक आपके पास एक मतलब बहुत पर्सनल और एक बेटर वे में एक रीजन होगा. और वो क्लियर होना बहुत जरूरी है. क्यों क्लियर होना जरूरी है? बिकॉज जैसा कि सर ने बताया कि ये जर्नी थोड़ी सी लंबी है और अप एंड डाउन तो बड़ा नॉर्मल है. मतलब प्री नहीं क्लियर हो रहा, प्री क्लियर हुआ 3 अटेम्प्ट के बाद मेंस नहीं क्लियर हो रहा, मेंस क्लियर किया तो इंटरव्यू में फंस गए. तो मतलब एक लंबी जर्नी है, तो उसके हिसाब से आपको वो मोटिवेशन चाहिए टाइम टू टाइम. और वो तभी आएगी जब आपके पास वो क्लियर गोल होगा, वो क्लियर मतलब एक विजन क्लियर होगा कि आपको बनना क्यों है. मैं 2 बातें बोल के चला जाऊंगा आज, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बट ये एक शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट डोज है, कोई मतलब परमानेंट डोज नहीं है ये कि जिससे आपको परमानेंट मोटिवेशन मिले. तो सबसे पहले वो क्लियर होना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं है किसी भी स्टूडेंट के या किसी भी मेरे फ्रेंड के, तो वो जरूर अपना एक बार उसकी तरफ ध्यान दें. रही मेरी बात, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम आशीष और हरियाणा के गांव में मेरा जन्म हुआ, वहीं से थोड़ा प्राइमरी एजुकेशन किया मैंने. तो मतलब स्कूलिंग थोड़ा गांव में ऐसे ही रहते, तो मतलब मेरा भी अराउंड
एक प्राइवेट स्कूल था जो गांव के पड़ोस में ही एक शुरू किया हुआ था, एक काइंड ऑफ ब्रदर थे मेरे, तो उसमें टोटल 32 स्टूडेंट्स थे और आई वाज वन ऑफ देम। तो वहां से मेरा शुरू हुआ एंड फॉर्चुनेटली माय फादर गॉट जॉब इन 2006। तो उसके बाद मैं शहर में मूव हुआ और वहां पे फिर मैंने अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया। तो हाँ, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बोर्ड पे लिखा है कैसे होगा सर? पेंसिल चेक। ये क्या क्या है, मुझे कुछ बता सकता है? मतलब ये क्या चीज है रेक्टेंगल और ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपने कौन सी क्लास में सीख लिया था? 6 क्लास। 6 क्लास। तो जब मैं 7th के बाद मतलब एक फनी सी स्टोरी है कि जब मैं 7th के बाद एक सिटी में मतलब एडमिशन के लिए गया, तो मेरे भी बहुत अरमान थे कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूंगा, मैं भी बहुत अच्छा करूंगा इंग्लिश मीडियम में। तो मेरे से वहां के प्रिंसिपल को जब मैंने बोला कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे फादर साथ में थे, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज रेक्टेंगल एंड सेकंड वाज व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे राइट समझ में आया, राइट हैंड बोल रहा है शायद, तो मैंने यही बोला कि राइट हैंड होगा थे, बट मेरे को नहीं मालूम था वहां पे। उसके बाद वहां से मैं गया, तो वहां के बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा अपने आप को डिप्राइव्ड फील कर रहे हो कि मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं नहीं कर सकता शायद सिविल सर्विसेज, ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप बड़े इजीली वो मार्जिन जो भी अगर है उसको इजीली कवर कर सकते हो। हर कोई उसमें कोई भी मतलब एजुकेशन को वो गैप फिल कर सकते हो आप। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो ये रेक्टेंगल और राइट एंगल ट्रायंगल तो एक छोटी सी चीज है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मुझे उस टाइम पे नहीं मालूम होगी, लेकिन आज विद गॉड ग्रेस के हिसाब से मैं मतलब यहाँ पे पहुंचा हूँ, आपके सामने हूँ, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। तो मेरा सेकेंडरी एजुकेशन वहां से हुआ। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया एंड आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2016। तो 16 के बाद एक होता है कि सेकेंड ईयर तक तो आप ऐश कर रहे होते हो कॉलेज में बेसिकली। तो उसके बाद समझ में आता है कि करना क्या है 4 साल के बाद। 4 साल के बाद तो लोग यही बोलेंगे कि जॉब कर रहे हो या क्या कर रहे हो। घर वाले की भी एक एक्सपेक्टेशन है, एक हद तक ही आप पे वो खर्च कर सकते हैं, उसके बाद तो आपको जॉब करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। तो फिर एक गेट एग्जामिनेशन होता है, मतलब आप मेरे ख्याल से कुछ जानते होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। तो मैंने गेट एग्जामिनेशन की तरफ गया। मैं बेसिकली यूपीएससी या मतलब सिविल सर्वेंट में 2014 से बनना चाह रहा था। मतलब मेरा उसकी तरफ ध्यान था कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, लेकिन मैं खुद को उस टाइम अंडर एस्टिमेट कर गया कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा बैकग्राउंड इस तरीके से। तो फिर क्या कि मैंने 15-16 में मैंने गेट की तैयारी की एंड 16 में मेरा अच्छा नहीं रैंक आया, 17 में मेरा इतना अच्छा रैंक आ गया कि मेरे को आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल गया इन एमटेक। तो एमटेक में मैं आईआईटी दिल्ली में रहा, मैं 1.5 साल रहा। 18 में दोबारा गेट दे दिया बिकॉज एक हम पीएसयू में जाना चाहते थे, बिकॉज मैकेनिकल का सबसे ब्राइट फेस वही माना जाता है कि आप पीएसयू में जाओ। तो फिर मेरा 18 में उससे बेटर हुआ और देन आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 18 में मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्वाइन कर लिया एंड आई लेफ्ट माय एमटेक इन बिटवीन, छोड़ दिया मैंने। तो फिर वहां पे जब मैं गया, एक्चुअली फॉर्च्यून 500 कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट पेइंग कंपनी है एट द एंट्री लेवल। तो मतलब पैसे का या उस तरीके से कोई इशू नहीं हुआ। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भी ऊना हिमाचल प्रदेश में हुई, तो वहीं पे मैं रहा। बट एक अंदर से था कि किताबें वगैरह ले रखी थी मैंने सिविल सर्विसेज की, बट कभी स्टार्ट करने का करेज नहीं हुआ, या किया तो फिर ब्रेक्स आ गए इन बिटवीन। तो जब वहां पे गया तो 20 में कोविड आया, तो मुझे थोड़ा ज्यादा समय मिला वहां पे। तो वहां पे मैंने फिर सोचा कि अब मैं तैयारी शुरू कर सकता हूं। तो 20 अप्रैल ऑफ 2020 वहां से मैंने शुरू किया था बेसिकली एंड मेरे को लेस देन 3 इयर्स लग गए यहाँ तक आने में। उसके बाद मेरा यूपीएससी अटेम्प्ट दिए मैंने। यूपीएससी अटेम्प्ट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया मेंस, और एचसीएस का मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। तो इसमें
मेरा हो गया है, मतलब राइट नाउ आई एम एट BDPO इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा मतलब इंट्रोडक्शन था। थोड़ा बोरिंग लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, बट स्टिल हाँ मतलब तो ये था। तो इसके अलावा अगर हम आप प्रिपरेटरी फेज की बात करेंगे, क्या पढ़ा है, मेरे ख्याल से सोर्सेज तो सबको मालूम होते ही हैं, कॉमन रहते हैं, सभी सोर्सेज सबको मालूम है। हर टॉपर एक ही सोर्सेज बताएगा, हर जगह वही आएगा, तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं। अगर आप फिर भी चाहते हो कि एक बार बताना है तो आई कैन क्लियर यू ऑल। बता दो सर। बेसिकली अगर शुरुआत करें, सबसे पहले जनरली पहला सब्जेक्ट हम लोग पॉलिटी या जियोग्राफी वगैरह यही पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो पॉलिटी का बेसिकली सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोर्स है सबको, बोलो बताओ क्या है? लक्ष्मीकांत। बस वही सार है और कुछ नहीं है। उसी में से यूपीएससी भी क्वेश्चन उठाता है, उसी में से आपका कोई भी स्टेट पीसीएस क्वेश्चन उठाएगा, वहीं से उठाएगा। इसके अलावा एडिशन कर सकते हो आप, पॉलिटिकल थ्योरी एक एनसीईआरटी है, काफी अच्छी एनसीईआरटी है। यूपीएससी उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल उठाता है। स्टेट की डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, वो उस एनसीईआरटी में मिलेगी। सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर करेगा वो, तो एनसीईआरटी आप उसमें ऐड कर सकते हो। और एक एनसीईआरटी है ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको भी एक बार देख लीजिए। हालांकि वो लक्ष्मीकांत कर ली तो वो कम रहेगा, मतलब हो जाएगा वो ओवरऑल, बट उसको देख लोगे तो आप उसमें एक एग्जांपल्स एनेक्डोट्स ऐसे हैं ना कि वो साइड में आते हैं ना, चुन्नी मुन्नी करके कुछ से आते हैं छोटे छोटे से, तो वो मतलब आप यूज कर सकते हो, ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हो, कहीं स्टार्ट करना हो तो एनेक्डोट्स वो काफी काम के, एक बार पढ़ लोगे तो काफी हेल्प रहेगी मेरे ख्याल से। उसके अलावा नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट पे बात करें, जियोग्राफी, जियोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी। मतलब 6 से 10th पढ़ लो, एक बार रीडिंग ले लो, उसके बाद +1 +2 की एनसीईआरटी, चारों एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। +1 की तो बहुत जरूरी है, फिजिकल और इंडियन जियोग्राफी जो है वो मतलब द बेस्ट है, उससे बेस्ट मुझे लगा नहीं कोई। तो मैंने खुद वही 4 एनसीईआरटीज की हैं और उसी में से क्वेश्चन बनते हैं सभी जगह, स्टेट पीसीएस भी देके देखा है और यूपीएससी भी। इसके अलावा अगर जियोग्राफी में आप एडिशन की बात करो तो रिसेंटली एक बुक आपने सुना होगा, PMFIS के एक बुक आई है अभी जियोग्राफी की, अच्छी बुक है, उसमें काफी डायग्राम्स वगैरह काफी अच्छे हैं, तो आप उसको देख सकते हो। ऑल्दो वो सफिशिएंट है जो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटीज। और उस एनसीईआरटीज में जीसी लॉन्ग भी एक बोलते हैं ना कि एक अच्छी बुक है, बुक अच्छी है वो, बट मेरे ख्याल से वो यूपीएससी के लिए नहीं बनी। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई मे बी डिफर फ्रॉम यू। और नेक्स्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री जिसका ऑप्शनल है वो तो उसमें माहिर होगा ही, बट जिसका नहीं है उसके लिए मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है, लिमिट योर रिसोर्सेज फॉर हिस्ट्री। कोई मतलब यूपीएससी में 20 क्वेश्चन आएंगे, आप 10-12 कर पाओगे, ये तो फैक्ट है, यही होगा। क्योंकि अब अर्थशास्त्र तो पढ़ने से रहे ना, आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र तो नहीं पढ़ेंगे, मिताक्षरा के लिए एक अलग से बुक तो नहीं पढ़ लोगे। तो वही है अपनी बेसिक सोर्सेज, वही कि अपना एनसीईआरटीज जो है उन पे फोकस करना, हिस्ट्री के लिए भी खासकर से। और उसमें खासकर से मैंने जो फॉलो किया था, मैंने तमिलनाडु बोर्ड की थी, +1 +2 की, काफी अच्छी एनसीईआरटीज है। और +1 वाली एनसीईआरटी एशियंट और मेडिवियल है, तो उसमें एक फायदा यह होता है, आर्ट एंड कल्चर का एक सेक्शन हर एक चैप्टर में दे रखा है, तो उस वजह से क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स ऐसा सच आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ी टू बी ऑनेस्ट। तो बाकी नोट्स वगैरह देख सकते हो। आर्ट एंड कल्चर आजकल तो आपको मालूम है क्वेश्चन भी करंट बेस्ड उठाता है, रामानुज का स्टैचू अगर इनॉग्रेट हुआ है तो उससे क्वेश्चन उठाएगा। अगर मतलब गैस किया जाए तो अहोम्स का भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वहां से कल्चर का क्वेश्चन उठ सकता है। अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी उन्होंने किया है ना, अहोम्स का बेरियल वाला, तो कुछ इस तरीके से आप उसको इनपुट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है वैसे, मतलब हर जगह इकोनॉमिक्स। और मैंने पर्सनली एक सर को फॉलो किया था, मोस्टली अवेयर भी होंगे उनसे, तो खैर अब उन्होंने पोथी बना दी है। फेथ जरूर रखना, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो, जैसे निम्बस को आप फॉलो कर रहे हो, प्लीज फेथ जरूर रखना। सोर्सेज आपको मालूम है, ये मैं नहीं बोल रहा, सबको मालूम है, सभी सोर्सेज सेम है, सभी लोग वहीं से पढ़ा रहे हैं। फर्क क्या आता है? फेथ का फर्क आता है। अगर आप इधर भागोगे, आज इस कोचिंग मटेरियल का कर लिया, कल को दूसरे कोचिंग मटेरियल पे चले गए,
तो वो थोड़ा सा खुद के लिए एक अनफेथफुल होता है और वो सही रिजल्ट नहीं मिलता मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है। तो फेथ जरूर दिखाना अगर आपके कोचिंग अगर यहाँ पे निम्बस में पढ़ रहे हो तो इस पे फेथ करो। और जो बेसिक चीजें CRR SLR ये तो मेरे ख्याल से वन टाइम आपने पढ़ ली तो ये समझ में आने के लिए है, बिकॉज इसके बाद ही आप जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से कर पाओगे। तो इकोनॉमिक्स का यही है, बाकी हाँ सर्वे का जीस्ट देख लेना, मतलब पूरा सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे उसका जीस्ट देख लेना। और सबसे बेस्ट जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, सबसे बेस्ट होता है बजट स्पीच को लाइव सुनना। उसमें से कुछ चीजें आप नोट डाउन करोगे ना, वो बहुत काम आएंगी, वो किसी जीस्ट में उस तरीके से मिलेंगी नहीं आपको जब वो खुद आप बजट स्पीच को सुन के नोट्स बनाओगे। तो अगर समय है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे ख्याल से बजट स्पीच, तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना मेरे ख्याल से, उसमें काफी हेल्प, कुछ स्कीम्स के नाम है उससे मालूम चल जाएगा ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे बजट में जो अनाउंस हुई स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो गई, जैसे मिष्टी करके एक स्कीम है, मिष्टी मैंग्रोव्स के लिए है, तो वो एक बार में, और आपने जब लाइव लेक्चर में सुन लिया है ना तो आप उसको भूलोगे भी नहीं, तो ये कर लेना। और अगला एक एनवायरनमेंट आ गया, मतलब यूपीएससी के लिए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अराउंड 18 से 20 क्वेश्चन बनते ही हैं उसमें, प्रीलिम्स में, मेंस में भी बहुत बड़ा सेक्शन है उसके हाथ में। तो एनवायरनमेंट जनरली बोला जाता है कि +2 बायोलॉजी का एक चैप्टर्स है लास्ट में, वो कुछ कर लेना, और इग्नू के कुछ नोट्स हैं वो कर लेना। मैंने नहीं किए टू बी फेयर, मैंने जो किया है मैंने एक बुक को फॉलो किया था, वही PMFIS की एक नई बुक आई है एनवायरनमेंट की, मेरे ख्याल से बहुत कंप्रीहेंसिव बनाई है उन्होंने और बहुत अच्छी बनाई है, डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप मार्केट में देखोगे तो वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें कोई हार्म नहीं है परचेज करने में। जियोग्राफी यू कैन अवॉइड बट यू कैन गो फॉर दिस एनवायरनमेंट थिंग, तो वो बहुत सही है। और साथ में करंट अफेयर्स तो करना होगा ही, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स से बनेंगे मेजर, लेकिन जो आपको करना है वो उससे ही बुक कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। एक बुक हो रहा है ना शंकर IAS, वो फॉलो करते हैं मैंने नहीं किया था, मैंने वो दूसरा सोर्स फॉलो किया था। और नेक्स्ट और क्या सब्जेक्ट रह गया, साइंस एंड टेक ना, साइंस एंड टेक का बेसिक तो वही 10th की साइंस जरूर कर लीजिएगा। स्टेट PCS के तो सारे क्वेश्चन वही आते हैं, मतलब वहीं से निकलते हैं, 10th की NCERT है साइंस की। और उसके अलावा मेरे ख्याल से स्टेट PCS के लिए मैंने भी किया था, ल्यूसेंट की एक GK की बुक आती है ना, उसमें से साइंस का पोर्शन किया था, साइंस और बायोलॉजी वहीं से उठाता है काफी क्वेश्चंस। तो और मेरे ख्याल से साइंस में करंट अफेयर्स UPSC के लिए तो, और हमारे हरियाणा में भी इस बार करंट अफेयर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे उन्होंने, जैसे INS अरिहंत वो जो हुआ था उसका, हाँ तो वहीं से मतलब करंट अफेयर्स पे मेन फोकस करना है आपने, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में तो वहीं से आता है क्वेश्चन बेसिकली। इसके अलावा कुछ और मिस कर रहा हूँ क्या मैं, और कोई सब्जेक्ट जो रह गया हो? मेरे ख्याल से तो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया ना। हाँ तो यही मेन सोर्सेज हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये सोर्सेज पहले नहीं मालूम होंगे, मेरे ख्याल से सभी को मालूम होंगे यही सोर्सेज होते हैं सब जगह। तो ये मेरा खुद का था। ये प्री के लिए थोड़ा सा ये है कि टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर लगाना। टेस्ट सीरीज करने से क्या होता है, अपना माइंड उस तरीके से डेवलप हो जाता है एलिमिनेशन करने के लिए, या फिर कोई अननोन क्वेश्चन जो बिल्कुल पहली बार देख रहे हो उसको कैसे टैकल करें। तो टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर लगाना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबसे जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर होल प्रिपरेशन इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो प्री से रिलेटेड हो चाहे वो मेंस से रिलेटेड हो। बिकॉज क्या है कि जितनी भी कोशिश कर लें हम, जितनी भी कोशिश कर लें, हम यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। हम ग्रामेटिकल एरर कर देंगे हम खुद बनाएंगे तो वो क्वेश्चन जो बनाए हैं वो बहुत रिसर्च के बाद बने हैं। उतनी रिसर्च जब आपको फ्री में मिल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में, तो वो जरूर करने हैं। वो करोगे तो उससे एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और दूसरा एक्यूरेसी भी आपकी बहुत सही मिलेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है, 20-30% तो मिल ही जाता है, हर पेपर में मिलता है। तो ये जरूर कीजिएगा। और अब मतलब नंबर बताने का कोई मतलब नहीं बनता। आप 5 टेस्ट लगा लो वो भी सफिशिएंट है, 50 लगा लो वो भी कई बार नहीं सफिशिएंट होते।
तो ये आपको अपना खुद इंडिविजुअली डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितने टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। हाँ, नंबर कम आ रहे हैं उसका बिल्कुल गम नहीं मनाना, मेरे बहुत बार कम नंबर आया। हमें टेस्ट सीरीज को सिर्फ लर्निंग फॉर्म में लेना है, उसको कॉम्पिटिटिव फॉर्म में मत लो कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। नहीं, उसको मत लेना। उससे सिर्फ हाँ लर्निंग्स लो, उससे उसके क्वेश्चन देखो, उससे टॉपिक रिवाइज करो, पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपका वो रिवाइज करो। टेस्ट सीरीज का काम सिर्फ आपका रिवीजन कराना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको वो फील देना होता है कि एग्जाम में 3 घंटे आप बैठ पा रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो। 2 घंटे में क्या, 2 घंटे ठीक है। उसके अलावा हाँ, आंसर राइटिंग, इस चीज के लिए मैं डिनाई नहीं करूंगा। आंसर राइटिंग जितना ज्यादा करोगे उतना फाइन होता जाएगा आपके आंसर्स, उतने ज्यादा आप अच्छे पॉइंट्स लिख पाओगे। आपको खुद ही फील होगा पहले दिन के आंसर और आप 5-6 महीने बाद के आंसर मिलाना अपने कभी, आप खुद फील करोगे कि मेरा कितने से कितना ग्रोथ हुआ है। तो आंसर राइटिंग जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो पहले दिन से आंसर राइटिंग करूंगा, ऐसा नहीं है। आप सब्जेक्ट पढ़ो, मेरे ख्याल से 2 सब्जेक्ट तो कम से कम आपके हो जाने चाहिए, तब जाके आंसर राइटिंग शुरू करो। क्योंकि आंसर राइटिंग अब ये तो नहीं है ना कि अगर GS1 में मेरे से क्वेश्चन पूछा है तो वो GS2 का कुछ नहीं मैं यूज करूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। GS4 में पूरा ही GS1 GS2 GS3 यूज कर सकते हो आप एग्जाम्पल्स के तौर पे, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। तो वो तभी आप बीच में मिला पाओगे एक दूसरे सब्जेक्ट को, जब आप सब्जेक्ट की कवरेज कर पूरी हो पाएगी। तो आंसर राइटिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर इसको टाइम ये आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कब शुरू करनी है। हालांकि पहले शुरू कर दोगे कोई नुकसान नहीं है उसका, बट आपका मोरल डाउन हो सकता है कि आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो, टॉपर्स की आंसर शीट देखोगे, नहीं जी ये तो पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन उससे भी मोरल डाउन मत करना। एक और किस्सा मैं आपको बता सकता हूँ, इट्स क्वाइट फनी अगेन। मेरा 2022 का प्री निकला तो यूपीएससी मेंस की मैं घर पे तैयारी कर रहा था, आंसर राइटिंग कर रहा था। तो क्या हुआ, एथिक्स मेरा पहले नहीं हुआ था, एथिक्स मैंने प्री के बाद किया है। तो प्री के बाद की एथिक्स की आंसर राइटिंग पे मैंने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि बोला जाता है कि ऐसे अच्छा कर लो, एथिक्स अच्छा कर लो, ऑप्शनल अच्छा कर लो, सिलेक्शन मिल जाएगा। तो एथिक्स पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो मैं आंसर लिखा करता था, मैं नंबर नहीं मिल रहे मेरे को, वही 80 नंबर दे रहे हैं, 90 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यार ये कॉपी देखो, ये ना विशाखा यादव की कॉपी है। विशाखा यादव शायद जानते होंगे आप, रैंक 6 था वो 2000 थी वो 2021 में, 20 में थी मालूम। बट हाँ, उसके एथिक्स में अब तक के सबसे ज्यादा मार्क्स है यूपीएससी की जर्नी में। अब तक जब से एथिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है अब तक के उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो मैंने उसकी कॉपी देख ली, कसम से मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये क्या यार, मैं तो कहीं भी लेवल नहीं स्टैंड कर रहा हूं इसके सामने। और इतना परेशान हो गया उस दिन मेरा पीपी शूट कर गया उस दिन सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैंने कॉपी देख ली। तो इतना परेशान नहीं होना, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि हम लोग हो जाते हैं, तो आपको नहीं होना इतना परेशान। अब आप नहीं जानते ना उन्होंने किस कंडीशन में लिखा है। कोई भी टॉपर की कॉपी चेक दिखा दो, आज तक चेक कॉपी नहीं मिलेगी आपको। अगर वो इतनी अच्छी प्रेजेंट कर रहे हैं कॉपी, तो उसमें देखना जब वो चेक कॉपी, एक्चुअल में वो कॉपी चेक हुई होगी ना, उसमें कितनी गलतियां निकाल ली होंगी उन्होंने। जिस चीज की आप प्रेज कर रहे हो, अरे यार इसने तो मनीमत कमेटी भी मेंशन किया है, ये तो हमें मालूम ही नहीं कमेटी क्या है। हो सकता है कि उसने उस पर सर्कल मारा हो कि ये तो इरेलीवेंट लिखा हो। तो वो परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी कि कॉपी देख के परेशान हो जाना। कीप इट सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखना है। आप अपने प्रोसेस पे अपने जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना प्लीज, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और इतना ही मांगता है, अपने आप से होनेस्ट रहोगे, सब एग्जाम निकलेगा, कोई इशू नहीं है। आज नहीं निकलेगा कल निकलेगा। तो उसके चक्कर में मत आना कि टॉपर ने ये लिखा है या किसी और ने कुछ गलत लिखा है। आपने अपने आप में जो बेस्ट है वो करना है। मेंस की यही बात है, आप थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन में 2 एग्जाम लिखने पड़ते हैं, तो 6 घंटे राइटिंग करना हमारी आदत छूट जाती है। प्री के क्वेश्चन टिक मारते मारते हमारी आदत बनती नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस वो बहुत जरूरी है, राइटिंग करना। और 3 घंटे में पेपर पूरा करना अपने आप में चैलेंज है। जब आप पहला टेस्ट, मेरे ख्याल से आंसर राइटिंग की होगी यहाँ पे सभी कर रहे हैं, मतलब टेस्ट टेस्ट लगा रहे हो आप। तो आप जब फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, मैंने तो किया है। मेरे 13 क्वेश्चन हुए थे पहले फुल लेंथ टेस्ट में, 20 में से 13 क्वेश्चन हुए थे।
तो मतलब कितना डिमोटिवेट हो सकते हैं कि 7 क्वेश्चन ही छूट गए, 15-15 के साथ छूट गए, 105 नंबर का पेपर छूट गया, कैसे होगा? तो यही प्रैक्टिस से आएगा। आप 13 से 20 तक जाना है आपको, तो ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। किसी भी एक क्वेश्चन पे दिल मत लगा लेना कि नहीं इसको तो आज मैं जी जान से ही करके मानूंगा, 15 में से 15 लेके रहूंगा, ऐसा नहीं है। पर एवरेज करना है, एवरेज बस आपने दूसरों से बेटर करना है यार। सबके पास सेम चैलेंज है। अब यूपीएससी में 4000 वर्ड्स पूछता है, 250 वर्ड्स के 10 और 150 के 10। और एचसीएस में कितना एचसीएस में इस बार उन्होंने 300 वर्ड मतलब 4500 वर्ड्स पूछ लिए। अब बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, 10-10 नंबर के सारे छूट गए, 5 छूट गए, 14-14 के 2 छूट गए, 4 छूट गए। वो क्यों छूटे? क्योंकि उन्होंने क्या किया, माइंड गेम खेल लिया। एक 14 नंबर के क्वेश्चन में 6 सीट्स दे दी, बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं 6 की 6 सीट्स। नहीं होगा पेपर, कभी नहीं पूरा होगा। तो उसमें सिंपल था कि आपको 3-4 सीट भरनी है, वही 250-300 वर्ड लिखने हैं, और बाकी लास्ट के 2 सीट को क्रॉस करो और फिर बाकी क्वेश्चन में अटेम्प्ट करो। नहीं तो छूटेगा ही छूटेगा। अगर आप एक क्वेश्चन पे या एक पेपर पे इतना दिल लगा लोगे तो नहीं कर पाओगे। तो आपको एवरेज मतलब हर एक पोर्शन को, हर एक क्वेश्चन को बस उसकी मतलब जितना वो डिजर्व करता है उतना ही टाइम देना है। लोग बोलते हैं कि 10 मिनट के बाद क्वेश्चन छोड़ दो, जितना हो गया वो भी स्ट्रेटेजी सही है, उससे कंप्लीट हो जाता है पेपर। मैंने देखा है हमारे साथ जब लिख रहे थे मेंस, लोग 10 मिनट के बाद जितना क्वेश्चन हो गया उसके बाद खत्म, अगले पे मूव कर दो 15 नंबर के। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 मिनट के बाद अगले पे मूव कर गए। वो स्ट्रेटेजी किसी की काफियों के लिए काम करती है। वो अगर आप उस पर जाना चाहते हो काम कर सकती है वो आपके लिए। बट ऐसा मेरा जो मानना है कि शुरू में कुछ क्वेश्चंस पे समय लगता है, बाद में वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इसी से वही टेस्ट सीरीज से ही मालूम चलेगा आपको कि पहले बड़े लेंथी क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, इनिशियली हमारा इनर्शिया बिल्कुल जीरो से आके हम आते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है किसी भी क्वेश्चन पे। तो मेरे हिसाब से वो 15 नंबर पे ज्यादा समय लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज तभी अगले 10-10 नंबर वाले तो इजिली हो जाएंगे। तो ये सब मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये इम्पैक्ट बड़ा डालती है आपकी प्रिपरेशन में, और आपके रिजल्ट में भी बड़ा इम्पैक्ट डलेगा इससे। तो ये मेंस का रहा। बाकी इंटरव्यू तो मतलब जो आप अभी से जब से तैयारी शुरू की है, जब तक इंटरव्यू के सामने अपीयर होंगे तब तक आपकी तैयारी चल रही है इंटरव्यू की। आपको सिर्फ आपको रिफ्रेश करनी है वो चीजें, आपको अगेन चीजों को मतलब रिवाइज करना है। आपके पास कुछ स्किल्स होंगी, आपकी हॉबी होंगी, हर एक के पास कुछ ना कुछ हॉबी होती है, लेकिन इंटरव्यू से पहले हम सोचते हैं कि हॉबी क्या लिखें। और आजकल तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है, सबसे बढ़िया हॉबी कौन सी मिलती है? योगा एंड मेडिटेशन सबसे ज्यादा मिलती है देखने। मैंने खुद ऑब्जर्व किया, 10 में से 5 लोगों की योगा एंड मेडिटेशन मिल जाएगी। मटेरियल अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, कोचिंग वालों ने बना दिया, वो रट के जाओ वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने भी, वो भी स्मार्ट हो गया, वो कुछ से क्वेश्चन ही नहीं पूछते। योगा एंड मेडिटेशन वालों की हॉबी पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है। अब अभी जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उनमें भी नोट करना, मैंने नोट किया है। तो हॉबी जो आपकी नेचुरल है, जो आपको करना पसंद है, कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी होती है। वॉचिंग मूवी हॉबी है, वॉचिंग नेटफ्लिक्स हॉबी है, इसमें कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकती है उसको। हाँ, देख लेना कि हाँ इंटरव्यू से पहले देखोगे तो थोड़ा ज्यादा पेन लगेगा। अभी आपने अगर डिसाइड हो जाए तो वो इजी रहेगा, उसका एरिया डाइवर्स हो जाएगा आपका, क्योंकि वो क्वेश्चन डाइवर्स तरीके से पूछते हैं। जैसे मेरी हॉबी ब्रूइंग कॉफी थी। अब अजीब सा लग रहा हो कि कॉफी बनाना कौन सी हॉबी होती है, बट थी। तो मैंने उसको बोला तो वही उसको बड़ा अच्छा लगी, यार तो कॉफी अलग, कुछ अलग मिली है। कहता है मेडिटेशन से तो बहुत अच्छी है, कम से कम सुबह से परेशान हो गया हम सुन सुन के। तो उसमें वही क्वेश्चन पूछता है कि कॉफी कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ हुई, कौन लेके आया। वो मैंने तैयार कर रखा था, तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिली। तो मेरा अराउंड 25 मिनट में 7-8 मिनट मेरा कॉफी के ऊपर इंटरव्यू चला। तो आप ये देख लो ना कि आप इंटरव्यूअर को अपने पीछे लगा सकते हो अगर आपने प्रिपरेशन उस तरीके से की हो। मुझे मालूम था वो कॉफी नाम सुनते ही वो उछलेगा, वो कि हाँ ये तो बहुत अच्छी हॉबी मिल गई, सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से मैं नहीं कह रहा यूनिक ही ढूंढो, बट जो आप कर रहे हो उस पर ट्रस्ट करना और वही कंटिन्यू रखना आगे भी। और इंटरव्यू के लिए वही, कुछ भी हो, एक अच्छा दोस्त आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। मेरे केस में गौरव भाई है मेरा तो
इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। और मतलब बिल्कुल आंख से आंख मिला के बात करो, बिल्कुल इन्होंने जो चीज जायज थी वो चीज हमने पूरी तरीके से की। एक दूसरे को मतलब क्वेश्चन, ये इंटरव्यू की तरह बैठ जाते थे, मैं सामने इंटरव्यू देता था आधा आधा घंटा 45 मिनट। तो ऐसा जब एक्सरसाइज करोगे ना आप इंटरव्यू टाइम में, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। और बिलीव मी, चाहे वो मॉक इंटरव्यू हो चाहे वो एक्चुअल इंटरव्यू, क्वेश्चन रिपीट ही मिलेंगे। आप अपने बारे में जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में बताओगे या जो आपने डेफ में भर दिया है वही जाएगा ना सबके सामने। तो एक नॉर्मल बंदा जो आपको नहीं जानता वो वही क्वेश्चन पूछेगा जो उसको कैच करेगा। और वो 80% 90% ऑफ केसेस में सेम ही चीजें होती हैं। तो मतलब जो आप प्रैक्टिस बाहर करोगे वो आपके बहुत डेफिनेटली काम आएगी। क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। आप इंटरव्यू आप पूरा स्क्रिप्टेड बना सकते हो, ये आपके हाथ में। और जितना बेटर स्मूथ फ्लो में जाएगा उतने अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा नींद आ रही है ना। हाँ, क्वाइट नॉर्मल है। हम भी सुनते थे ऐसे ही कि हाँ आ गए जी, हम पास होके बोलना तो बड़ा आसान है। हमारा सुन लो, हमारा तो दुख देख लो कितना दुख है। दुख दर्द पीड़ा खत्म ही नहीं हो रही, क्या करें। तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं भी आप लोगों के बीच में से ही निकला हूँ, वहीं अभी भी वहीं हूँ, निकला कहाँ हूँ, वहीं हूँ मैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे और अच्छा बेटर हुआ कुछ करेंगे। तो इसको बिल्कुल आराम से करना है। नो डाउट एग्जाम में कंपटीशन है, बहुत सारे लोग मतलब तरह तरह की स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं मार्केट में। आजकल तो एक अलग ट्रेंड चल गया है, मैं देख के तो मेरे को बड़ा वो सही में बीपी बढ़ जाता है उसको देख के कि यूट्यूब पे आता है ना, स्टडी विद डैश डैश, 18 घंटे स्टडी कर रहे हैं, आओ गाइस, लाइक लाइक शेयर कमेंट एंड आओ 18 घंटे पढ़ते हैं। अब मुझे नहीं पता वो पढ़ भी रहे हैं कि अब तक उनमें से कल को ऑफिसर भी बन जाए, आईएएस बन जाएंगे, वो कहेंगे जी ये तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बट पर्सनली वो दूसरों पे प्रेशर पड़ता है, बर्डन पड़ता है। आप लोग देखोगे अरे यार ये तो देखो लाइव दिखा रहा है 18 घंटे पढ़ रहे हैं, मेरे 5 घंटे नहीं पूरे हो रहे, मैं कैसे करूंगा भाई। कुछ नहीं फर्क है, कोई फर्क नहीं है। हो सकता है आप 5 घंटे में उसके 18 घंटे से ज्यादा आउटपुट दे दो। तो जितना भी हर एक का इंडिविजुअल है। एक घंटे जो मार्केट में चल गया है ना, अभी कल ही एचपीएससी का एक इंटरव्यू देख रहा, रैंक 1 जो आए हैं हमारे, उनका देख रहा कि 13 13 घंटे पढ़ाई करी इन्होंने। और मतलब सोशल मीडिया से दूर रहे। हाँ, सोशल मीडिया से दूर रहना इज गुड थिंग। मतलब ये तो आजकल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी मानता है ना कि यार फेसबुक से दूर रहो अच्छा रहेगा, इंस्टा से दूर रहो बढ़िया है, रील्स में 1 1 घंटा जा रहा है सबका। तो ये तो मतलब नॉर्मल बंदा भी मानता है, इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है मेरे ख्याल से। चाहे वो तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी मानने लगे हैं आज इस बात को। तो आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा दूर रहोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी घंटे कोई फिक्स नहीं होते, आप मिनिमम घंटे में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, ये आपके हाथ में है। किसी को देख के कि वो 16 घंटे पढ़ रहा है मैं 16 घंटे पढ़ लूं, पढ़ लोगे 2 घंटे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, चौथे दिन बीमार हो जाओगे, क्या करोगे। एक हफ्ता तो वहां खराब कर दोगे ना। एट एन एवरेज जब कैलकुलेट करने बैठ जाओगे ना अगर एक दिन, तो पता चलेगा कि जो आपका नॉर्मल एवरेज है, जो आप नॉर्मल पढ़ पा रहे हो वही सबसे बेस्ट है। थोड़ा ठीक है, लंबा पढ़ना तो पड़ेगा यार, ये तो नहीं है कि आधे घंटे में काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट एक डिसेंट सा, मतलब ज्यादा उसका बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना, आप सब लोग समझदार हो, सबको मालूम है कि इस दिन मेरा पेपर है, डेट आ गई है, तो उस हिसाब से आपको पता है कि 2 रिवीजन में हो जाएगा, 1 रिवीजन में हो जाएगा। कोई ये कहेगा नहीं मेरा तो ये रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने कंप्लीट किया उसी में हो जाएगा डेफिनेटली, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो घंटों से कुछ नहीं होने वाला। जितना भी है आपका बहुत बेस्ट है, उसी में अच्छा करने की कोशिश करो। अडानी का शेयर गिर गया, पूरे दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को मालूम होगा अडानी का शेयर गिर गया, पर फिर भी आपसे क्वेश्चन में आएगा उससे। कोई स्पेशल तो नहीं देख रहे ना हम लोग, हमारा नजरिया अलग हो सकता है कि उसका इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, एलआईसी कितना पैसा डाल रहा है या कुछ भी। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। G20 की मीटिंग हो रही है, पूरे वर्ल्ड के लिए इतना बड़ा मतलब मौका है, हमारे इंडिया के लिए स्पेशली है। अब इसमें कोई गलत चीज थोड़ी है। लोगों को, किसी को क्यूरियोसिटी के लिए भी हो सकता है कि हाँ ये कितने देश हैं, इसमें क्या है, कहाँ कहाँ मीटिंग होती है, अगली मीटिंग कहाँ है, कोई नॉर्मल बंदा भी जान सकता होगा। हमें सिर्फ वो ध्यान देना है उसकी तरफ, इसलिए वो हमें बर्डन सा लगता है कि नहीं अब G20 की मीटिंग भी होगी इंडिया में, बताओ। अब कहते कल को एससीओ भी हो जाएगा, क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हमारे। तो ऐसा मतलब हम लोग, नो डाउट देखो ये बोलना मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं आज सब आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन फील तो हमें भी होता था
कि मोदी जी रुक ही नहीं रहे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ठीक, तो मतलब ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा स्पेशल बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपना सिलेबस मालूम है, सिलेबस की तरफ, हाँ सिलेबस से याद आया, ये बड़ा जरूरी है। सिलेबस के कीवर्ड्स भी अगर आपने बहुत सही से कर लिए ना, मेंस में बहुत हेल्प मिलती है। और शायद इसी वजह से मेरा मेंस हुआ भी नहीं इस बार, क्योंकि मुझे नहीं, मैंने यूज नहीं किया वो चीज। तो आप लोगों को मैं वही बोल रहा हूँ कि सिलेबस के कीवर्ड्स भी अगर आपने अच्छे से देख लिया ना नेट से, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इसके अलावा और क्या, मतलब हॉबीज का भी हो गया, हाँ थोड़ा सा, हाँ यार मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि अपना हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर। ये जो बीपी की प्रॉब्लम है, ये मुझे कोई खानदानी नहीं मिली, ये इसी से मिली है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना हेल्थ की, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स ना आए, फिर बाद में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ सकते हैं उसके लिए। तो मॉर्निंग वॉक काम कर सकती है, कोई 10 मिनट एक्सरसाइज करना चाह रहा है सफिशिएंट है, थोड़ा हफ्ते में 4-5 दिन एक्सरसाइज कर लो तो अच्छा रहता है। और खुद भी जब आप प्री से पहले फील करोगे, बर्डन फील करोगे, या मेन से पहले बर्डन फील करोगे, उस टाइम में मेडिटेशन और ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी खुद को काम एंड कंट्रोल करने में। तो इसकी तरफ थोड़ा सा, ये पर्सनल सजेशन है, कहीं सिलेबस में नहीं लिखा कि एक्सरसाइज करनी है, पर ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो यही है मेरे ख्याल से। तो मेरे को और कुछ बोलने का है नहीं इसमें। अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, अगर मेरे कुछ आया तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ठीक है सर, साहब लोग बैठे हैं बताएंगे। हाँ जी बोलिए। सर जो हमारी एज है ना सर, इससे जो स्ट्रेस हो जाता है, मतलब चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, चाहे वो अपने घर पे करता है, जो जो मर्जी हो, होगा होगा हर एक होगा, कि एज ऐसी है, बोलेगा कोई नहीं, होगा हर एक होगा। फैमिली में कोई बीमार हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, आपको प्रेशर पड़ रहा है, आपके रिलेशनशिप में आपकी लड़ाई हो रही है, बैठ जाऊं मैं भाई? उसको कैसे ओवरकम करना, अब एक्सेप्टेबल मेडिटेशन है योगा। आपका नाम क्या है भाई? कुआं तक कुंवर ठाकुर। ये ना बात जो आप बोल रहे हो ना, ये बिल्कुल जेन्युइन बात बोल रहे हो। ये स्ट्रेस कोई, मतलब किसको स्ट्रेस नहीं होगा? कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जिसको स्ट्रेस नहीं होता? मतलब उसको स्पेशली अवार्ड देना चाहिए, भारत रत्न दे दो उसको, क्योंकि स्ट्रेस किसको नहीं है लाइफ में यार, किसको नहीं है? मेरे को यहाँ आने से पहले स्ट्रेस था, अरे यार बच्चे देखेंगे भाई ये क्या होगा। ठीक है, सबको होता है स्ट्रेस, सबको होता है। और जो बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने कि हैंडल कैसे करें, अगर आपने स्ट्रेस को हैंडल करना जान लिया तो आप खुद को समझ जाओगे। खुद को समझ गए तो ये सब जर्नी तो आसान हो जाएगी ना, बिल्कुल ही। मैं जॉब में रह के तैयारी की, मुझे मालूम है कैसे कैसे ताने सुनने मिलते हैं आसपास से, तो स्ट्रेस नेचुरली वो आएगा। तो ओवरकम करने का तरीका यही है। देखो भाई, मैं परेशान हुआ शुरू के 2 साल इंडियन ऑयल ज्वाइन करके, बहुत बुरी तरह, लोगों की वजह से हुआ, खुद की वजह से, एक्स्ट्रा बुला बुला जो भी रीजन है। तो मेरे को क्या बोला, मेरे दोस्त लोग तो समझते थे मुझे, एक दो, हाँ अब उस पर भी आएंगे हम, कि जो दोस्त लोग बोले कि यार ये स्ट्रेस तो दूर करना चाहिए आपको, कैसे करेंगे? तो उन्होंने मुझे, एक दोस्त ने मेरे बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि स्टार्ट गार्डनिंग। ठीक है, पॉट्स में आप पौधे उगाओ, फूल उगाओ। तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, ये क्या है, ये कौन सा स्ट्रेस बस्टर है? बट पंगा पता क्या है, जब आप एक छोटे से बीज को बड़ा होके फूल तक प्रोसेस देखोगे ना, उससे क्या सीखने को मिलता है? पेशेंस। हर रोज पानी डाल रहे हो आप उसमें, उसके बाद वो पेशेंस आप सीखने को मिलेगा। तो बिलीव मी, मैंने ब्लाइंड फेथ में कर दिया था। और जो मेरी सेकंड हॉबी है वो यही है, कंटेनर गार्डनिंग। तो आपको अपना स्ट्रेस डाइवर्ट करने का सोर्स ढूंढना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है आपको नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना पसंद हो, वहां से स्ट्रेस बस्ट होता हो आपका, उसमें कोई गलत नहीं है यार। एंटरटेनमेंट, ये सोर्सेस किस लिए बनाए गए हैं? इसलिए तो बनाए गए हैं कि भाई स्ट्रेस बस्ट कर पाए हम। लेकिन हाँ, वो लिमिट आपको खुद मालूम होनी चाहिए कि आपको कौन सी लिमिट, वो लिमिट क्या डिसाइड करनी है। अब वही तो मैं वही बोल रहा हूं कि मैं गार्डनिंग इसी वजह से शुरू किया था, और वो मेरा हॉबी बन गया। उसमें मेरे को इतना हो गया, मैंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू से पहले रिसर्च कर लिया, वो मैं अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पा रहा हूं। कॉफी इज अगेन द सेम थिंग। कॉफी किस लिए पीते हैं? नींद ना आए, मतलब थोड़ा
कंसंट्रेट बढ़े। ये मैंने अभी इंटरव्यू से पहले पढ़ा था कि क्या फायदे होते हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं वो। ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा बोला गया था कि आप कैफीन लोगे तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, तो इसलिए कॉफी शुरू किया। बाद में मालूम चला जीआई टैग की भी कॉफी आती है, चिकमंगलूर की भी कॉफी आती है। तब मालूम चला कि चिकमंगलूर की कॉफी क्यों है। तब मालूम चलो बाबा भूदान करके आए थे, वहां से लेके आए थे, वहां उन्होंने लगाया था। तो मतलब ये अपने आप ही आपका एक तरीके से हॉबी तैयार हो गया, और दूसरा आपने स्ट्रेस बस्ट भी कर लिया। तो मेरा तो ये तरीका रहा है, बाकी आपको अपना ढूंढना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हो, आप जिस पे ट्रस्ट करते हो उससे पूछ सकते हो, बट अल्टीमेटली तो ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस बस्ट करना कहाँ है। मल्टीपल तरीके हैं, क्रिकेट खेल लो, आपको स्ट्रेस निकालना है, बॉलिंग कराओ, पता चलेगा एक ओवर करा के। तो वही है, स्ट्रेस कहीं भी बस्ट कर सकते हो आप, और उसमें कोई गलत नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ मेरे को पढ़ाई की उसमें ही बस्ट करना है, कहीं भी कर सकते हो। हाँ, अभी जो एक बात इसमें आई थी ना फ्रेंड्स की, इसके लिए खड़ा होता हूं मैं दोबारा, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है, और मेरे लिए ये मेरी तैयारी का सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था। आपके कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए, भले ही कितने भी इंट्रोवर्ट हो आप, होने चाहिए। होने मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से ऊपर लिख लो फ्रेंड्स। क्योंकि पता क्या है, हम ये तैयारी ऐसे फेस ही ऐसा है यार, नंबर नहीं आए, 12 नंबर आए, बताओ कहां सिर मारूं मैं, किसके पास रहूं जाके, घर वालों को बताऊं हाँ पापा आज 12 नंबर आ गए, बताओ क्या करें, जीवन बर्बाद हो गया हमारा, तो नहीं कर पाओगे। ये कि एक दोस्त है जो समझ सकता है आपको, उसके साथ शेयर कर सकते हो कि यार 12 नंबर आ गया यार। जूठा पंप देगा वो उस टाइम पे, पर वो बहुत जरूरी है आपको रिवाइव करने के लिए। वो कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं, 120 आएंगे यार, टेंशन न ले, अभी तो बहुत दूर है, प्री बहुत दूर है। तो आप फ्रेंड्स लिमिटेड बनाओ, पर अच्छे बनाओ, जिसके साथ आप शेयर भी कर सको ये चीजें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। जब आपके माइंड में ही घूमती रहेगी ना चीजें, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप उससे बाहर निकलने के लिए आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग होते हैं इंट्रोवर्ट की, नहीं मुझे नहीं पसंद अपनी प्रॉब्लम बताना, डेफिनेटली अच्छी चीज है कि अपनी वीकनेस मत बताओ किसी को, लेकिन एक दो लोग मेरे हिसाब से तो होने चाहिए भाई। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, मुझे मालूम था, इससे पहले भी मैं 2014 से 3-4 बार शुरू कर चुका हूं। हर 15 दिन एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पढ़ लिए, खत्म हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है यार चलने का। फिर 20 के बाद कैसे कंटिन्यूटी बनी, मैंने खुद को देखा कि मेरे को पंप करने के लिए एक बंदा चाहिए। तो मैंने दोस्त से बात करी, एक फ्रेंड था, वो भी तैयारी शुरू करना चाह रहा था, उसको भी सेम ऐसी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि प्रॉब्लम ये है। तो हमने बोला कि यार कि ऋषभ यार ये है कि तैयारी शुरू करते हैं। कहता जी करते हैं, मैं एनसीईआरटी खरीदी हुई है। लेकिन बात ये है कि कल को मैं 15 दिन बाद लो पढ़ूंगा तो आपने उठाना है, और आप पढ़ोगे तो मैं उठाऊंगा, चाहे वो किसी भी वजह से हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। तो वो बहुत जरूरी होता है, और वो काम किया, आज तक काम करता है। अभी भी मैं ऋषभ को कुछ भी मैसेज लिख के भेजू ना, उसका रिप्लाई आएगा। और ये आपके जीवन में होने चाहिए। मेरे कई अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं, अब सबका नाम नहीं लूंगा लेकिन वो बहुत जरूरी है फ्रेंड होने। तो मेरे ख्याल से तो ये वर्कआउट करेगा, एक बार करके देखिएगा, अदरवाइज ठीक है। हाँ जी, और कोई? सर आप कैसे मैनेज करते थे जॉब के साथ स्टडीज का, कितना टाइम जॉब का भी स्ट्रेस था? मैडम अगर बात करें, देखो जॉब के साथ मैनेज करना डेफिनेटली ये चैलेंज है। मैंने भी जब जॉब शुरू कर रहा था मैं, और उसके बाद तैयारी के फेस में आया था, मुझे भी लोगों ने बोला था कि या तो छोड़ दो जॉब। मैं बताया ना, बॉस का एग्जांपल बताया मैंने आपको। और ऐसे मेरे को सीरियस लोग भी, जो मेरे अच्छे फ्रेंड थे, वो भी बोलते थे। मेरे को ये बोला गया कि आपने 1 साल तो एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करनी है कोई, क्योंकि कहते हैं आपका बेस ही नहीं है। तो उस हिसाब से तो मैं 5-6 साल के मतलब पंचवर्षीय योजना बना दी थी उन्होंने मेरी, कि हाँ 5 साल में होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर ही है, आपको खुद को पुश करना है कि नहीं यार करूंगा मैं। अब मैं फॉर्चुनेट हूं कि मेरी जॉब थी वो शिफ्ट की जॉब थी। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें होती हैं, ABC, आप मालूम होगा, सुबह 6 से 2, शाम को 2 से 10, और रात को 10 से सुबह 6। अब लोगों को ये पसंद नहीं आता शिफ्ट ड्यूटीज करना, कोई नहीं जाना चाहता ऑफ आवर्स में।
नींद खराब करेगा रात को। लेकिन मैंने इसको बाय चॉइस लिया क्योंकि इसमें मेरे को टाइम मैनेज करना आ रहा था। सबसे बेस्ट बात यह है, किसी भी जॉब में जाओ आप, जनरल शिफ्ट में जाओगे, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग ही जाता है। 9 से 5 की जॉब है, वो निकलने में 5:30-6 तो बजाएगा ही बजाएगा वो। कोई भी चाहे सरकारी दफ्तर क्यों ना हो, भले ही हम कितनी बेइज्जती करें हम सरकारी वालों की, पर वो इतना टाइम तो लग ही जाता है। चाहे वो गप्पे हाँक रहा हो, उसमें भी बात हो, लंच टाइम में गप्पे पुल चलेंगे 1-2 घंटे बढ़िया चलते हैं। तो ये था। अब शिफ्ट में मेरे को ये था कि मेरे इंडिविजुअल कंट्रोल रूम में बैठा हूं मैं, और वहां पे पढ़ाई आराम से हो सकती थी। वहां पे न्यूज़पेपर वगैरह तो आराम से पढ़ सकते थे आप। नाइट शिफ्ट में ज्यादा लोड नहीं है, तो वहां पे भी पढ़ाई कर सकते हो आप। उसके बाद घर आके नो डाउट थोड़ा सा होता है कि नहीं मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो 8 घंटे जॉब भी करके आया हूँ, अब तो मुझे नेटफ्लिक्स देखना ही चाहिए। तो मतलब ऐसा तो रहता ही है नॉर्मली। बट उससे निकल के धीरे धीरे वहां से भी समय निकाल लो, 1-2 घंटा निकाल लो, 2 घंटे निकाल लो, 3 घंटे निकाल लो, तो हो जाता है, मैनेजेबल है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर जॉब है तो नहीं कर पाओगे, करते हैं। तो और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि नहीं मैं तो जॉब नहीं कर रहा होता, मैं तो रैंक 1 मार लेता। ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस है, इससे और बेस्ट कर सकता हूं, मैं करूं, कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं है कि मैं तो जॉब कर रहा हूं इस वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरे को सिंपैथी दे दो, मेरे को रैंक 1 के बराबर एक बिठा दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना समय दिया यार मैंने उस हिसाब से कर लिया। अब लोगों के पास बेशक वो फुल टाइम प्रिपरेशन में है, अब कई होंगे जो मतलब थोड़ा जल्दी पास आउट हो गए हैं, फैमिली की तरफ से प्रेशर भी होगा कुछ लोगों पे कि यार कर लो कुछ काम धंधा कर लो, कल को शादी भी करनी है। घर घर की बात है, तो कोई मेरे ख्याल से इंडिया में ही रह रहे हैं, तो ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है, आपको ये करना ही पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, घर वालों को मनाना पड़ेगा। वो स्ट्रेस अब जॉब वाले का तो वो फ्री है ना स्ट्रेस। मेरा ना भी यूपीएससी होता, अच्छा वाला कमा रहा हूं मैं उधर, शादी भी हो ही जाती। तो यही है। तो मतलब उसके एडवांटेजेस भी हैं जॉब के और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो आपको बैलेंस करना, बैलेंस आउट कर लेके चलना। हाँ जी, पूछो यार, बिंदास पूछो ना, कुछ भी हो, मतलब क्या है, अपन भी वहीं से निकले हैं, हम तुम्हारे बीच में है, दोस्त लोग हो तुम यार। सर आप करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली कैसे तैयार करते हैं? तक क्या 2-3 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं? हाँ, ये मैं मिस कर गया, मैं बोल रहा था ना कुछ मिस कर रहा हूं तो बता देना। न्यूज़पेपर भाई, इसको तो पक्का बांध लो, न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना किसी भी दिन का। हालांकि मेरा पिछले 15 दिन का छुटा हुआ है छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करना है वो किसी भी तरीके से। जब आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ोगे, बेसिकली मेरे ख्याल से यहाँ भी 2 ही न्यूज़पेपर चल रहे होंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे न्यूज़पेपर है, कोई इशू नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ोगे ना 1 महीने का, उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूट की, अपने इंस्टीट्यूट की मैगजीन उठाओगे, वहीं से तो बन रही है वो, कहीं अलग से थोड़ी बना रहा है, तो वो आपको रिवाइज करने में बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक फ्री एडवाइस और दे सकता हूँ, हालांकि कहेंगे कि ये तो कुछ अलग ही है जी मैंने ट्राई किया था, मेरे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, पहले ही बता रहा हूँ, ट्राई किया था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बट हाँ सजेशन अच्छा है। जैसे कुछ लोग ट्रैवल करके आते होंगे आधा घंटा 1 घंटा, तो उसमें क्या होता है, किसी ने बताया मुझे कि पॉकेट डायरी होती है ना छोटी सी, न्यूज़पेपर के कुछ 2-4 चीजें आप उसमें नोट कर लो, 1 पेज पे 1 टॉपिक का नोट कर लो, और फिर बस उसमें ट्रैवलिंग में आप वही देखते रहो। उससे क्या होता है, न्यूज़पेपर पिछला रिवाइज हो जाता है। या मैंने ट्राई किया था बट मेरे से भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिससे हो जाए बढ़िया, उसके लिए अच्छी है। तो करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़पेपर सबसे प्राइम सोर्स है, उसके बाद करंट अफेयर मैगजीन है, बिकॉज वो रिवाइज करवाएगा आपके न्यूज़पेपर को, क्योंकि आप न्यूज़पेपर खोल के तो नहीं देख पाओगे ना 1 महीने बाद कहाँ गया मेरा न्यूज़पेपर, रद्दी वाली के पास चला गया होगा वो। तो वही है करंट अफेयर्स का सोर्स। और दूसरी, आप जितना इस तैयारी के फील्ड में रहोगे उतना आप इवोल्व करोगे इस चीज में, आपको मालूम चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी जरूरत नहीं है। करंट अफेयर मैगजीन पे कवर टू कवर नहीं पढ़नी होती हो, कुछ पेज भरने के लिए भी दिए जाता है उसमें। हाँ, अब मैं बताऊं, मैं कल को बोल दूं जी मैं तो 30 पेज की करंट अफेयर मैगजीन लॉन्च कर रहा हूं, और एक कहेगा मैं 120 की कर रहा हूं, नेचुरली ये लोग 120 वाली पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंटेंट ज्यादा है उसमें,
कंटेंट, अपन तो कंटेंट कलेक्टर भी बन जाते हैं ना, डीसी बनते बनते बन जाते हैं। हर एक के घर में होता है जो कंटेंट इकट्ठा कर रखा है, इधर से कर रखा है, ऑनलाइन फोल्डर्स में पड़ा है, उसमें सब। बट ये नहीं करना अपने को, सिलेक्टिव करना है उसमें से भी। मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न भी देखो ना यार उस पर कितना है। और कुछ मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं अपने बेस्ट तरीके से बताने की, बाकी हो सकता है कि आप यू मे नॉट बी सेटिस्फाइड विद माय आंसर, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। मेरी दो बातें सुन के नहीं पास होंगे, कोई नहीं होगा यार। आपकी अपनी स्ट्रेटेजी आपको पास कराएगी, उस पर फेथ रखो, और जिस टीचर को या जिस इंस्टीट्यूट को मानते हो उस पर भी फेथ रखो। फेथ बहुत जरूरी है, इंटेंजिबल है पर जरूरी है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट